मेरे प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सबका मेरे स्टूडेंट चैनल 4273 पर। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग कुशलपूर्वक होंगे। तो गर्मी की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, लेकिन नया सत्र शुरू हो चुका है और लगभग 2 महीने इस सत्र में जा भी चुके हैं। तो इसी में आप धीरे धीरे अपनी तैयारियां करते रहिए। हम पिछले अपने वीडियो में पद्य साहित्य के इतिहास में आदिकाल को पढ़ रहे थे और ये पढ़ा हमने कि आदिकाल के साहित्य को 5 भागों में विभक्त किया गया है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य। किन 5 भागों में विभक्त किया गया है? तो पहला सिद्ध साहित्य, दूसरा जैन साहित्य, तीसरा नाथ साहित्य, चौथा रासो साहित्य और पांचवा लौकिक साहित्य। इसमें सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य के विषय में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब आते हैं हम सभी लोग रासो साहित्य पे। आदिकाल में रचित जैन साहित्य का रास काव्य तथा वीर गाथाओं के रूप में रासो काव्य भिन्न भिन्न है। आदिकाल में रचित जैन साहित्य का रास काव्य तथा वीर गाथाओं के रूप में रासो काव्य भिन्न भिन्न है। रास काव्य रचनाओं में धार्मिक तथ्यों की प्रधानता होती थी। रास में देखेंगे कि काव्य रचनाओं में धार्मिक तथ्यों की प्रधानता होती थी। रासो काव्य रचनाओं में राजाश्रित कवि अपने राजा की वीरता, पराक्रम और चरित्र की गाथा का वर्णन करते थे। उन्हें हम क्या कहते थे? रासो। रासो साहित्य के तहत जो बताया गया है कि काव्य रचनाओं में राजाश्रित कवि, यानी कि जिन राजाओं के आश्रय में कवि रहा करते थे, उन राजाओं की वीरता, पराक्रम और चरित्र की गाथा का वर्णन करते थे। किसका वर्णन करते थे? तो उन राजाओं की वीरता, पराक्रम और चरित्र की गाथा का वर्णन करते थे। उस काल की जो कुछ रचनाएं हैं, उसमें खुमाड़ रासो, बिसल देव रासो, हमीर रासो, परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो। ध्यान देंगे कि इन रचनाओं के रचनाकार कौन कौन थे। तो पहला क्या था? खुमाड़ रासो, दलपति विजय ने लिखी थी। रचनाकार दलपति विजय। खुमाड़ रासो के रचनाकार दलपति विजय। बिसल देव रासो, इसके रचनाकार नरपति नाल। कौन है? नरपति नाल। बिसल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल। हमीर रासो, इसके रचनाकार सारंगधर। हमीर रासो, इसके रचनाकार कौन है? सारंगधर। और परमाल रासो, जिसको आलाखंड भी कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और तैयार भी करेंगे। परमाल रासो, जिसको आलाखंड कहा जाता है, इसके लेखक हैं, रचनाकार जगनिक। कौन है? जगनिक। कभी कभी पूछ देता है कि आलाखंड, और आप याद किए हो कि परमाल रासो, तो वहाँ थोड़ा सा आप भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए परमाल रासो अर्थात आलाखंड, और आलाखंड या परमाल रासो के रचनाकार जगनिक। और प्रसिद्ध रचना आती है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार चंदबरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंदबरदाई।
हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। इस काव्य में वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। किस रस की प्रधानता है? वीर एवं श्रृंगार रस की। पृथ्वीराज रासो में किस रस की प्रधानता है? तो वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। अब आता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य डिंगल भाषा में लिखा गया है। लौकिक साहित्य डिंगल भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? डिंगल भाषा में लिखा गया। इसकी जो रचना है ढोला मारूरा दुहा, कुशल राय वाचक, खलिकवारी और दो सुखने, खालिकवारी, दो सुखने, पहेलियाँ और मुकरियाँ अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई। ढोला मारूरा दुहा कुशल राय वाचक, खालिकवारी, दो सुखने, पहेलियाँ, मुकरियाँ अमीर खुसरो और प्रबंध चिंतामणि हेमचंद। प्रबंध चिंतामणि हेमचंद की। अमीर खुसरो जिन्होंने खालिकवारी, दो सुखने, पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी थी, उनके बारे में यह माना जाता है आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि हैं। अमीर खुसरो के विषय में माना जाता है कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि अमीर खुसरो हैं। अब हम देखते हैं आदिकाल की कुछ जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन्हें आप जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। आदिकाल की विशेषताओं में पहली विशेषता क्या थी? कवियों का दरबारी होना। अभी आपने इसके पहले पढ़ा कि वो क्या करते थे? आश्रयदाता जो राजा हुआ करते थे, उनकी वीरता, पराक्रम और चरित्र की गाथाओं का वर्णन करते थे। इसलिए आदिकाल की जो पहली विशेषता है वो क्या है? कवियों का दरबारी होना। और दूसरी विशेषता आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना। किसकी प्रशंसा करना? आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना। तीसरी विशेषता वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। तीसरी विशेषता क्या है? वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। और चौथा युद्धों का सजीव चित्रण। युद्धों का सजीव चित्रण। पांचवा है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। और छठवां विशेषता है प्रबंध एवं मुक्तक शैली। प्रबंध एवं मुक्तक शैली। आप इन चीज़ों को अच्छे ढंग से तैयार करेंगे और अपने इन छुट्टियों को अधिक से अधिक पढ़ने में लगाएंगे और अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करेंगे। शेष पद्य साहित्य के इतिहास का अगला भाग अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो स्टूडेंट चैनल 4273 को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।